बच्चों आज हम एनसीईआरटी की एग्जाम्पल प्रॉब्लम करेंगे, है ना। क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, चैप्टर 2 में आता है ये। और बड़े अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये आपको जरूर एक बार करके जाना है बोर्ड के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं हम सवालों को देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल अगर हम बात करें तो बड़ा सिंपल सा बात बोल रहा है ये, कौन सा सेल कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेगा। आपको एक बात ध्यान से समझनी है, मानक इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड का देखो तीन मतलब है ना। सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए, तो जहां जहां सांद्रता 1 मोलर नहीं है वो तो ऑप्शन से हट जाएगा। जैसे सांद्रता यहाँ पर 2 मोलर दिखा दिया है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सांद्रता जहां जहां 1 मोलर है वो सांद्रता तो 1 मोलर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सांद्रता 0.1 मोलर दिखा दिया है, गलत हो जाएगा, ठीक है। दाब प्रेशर जो होना चाहिए वो हमेशा 1 atm होना चाहिए हर जगह। जैसे यहाँ पर प्रेशर 0.1 atm दिखा दिया है तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ले दे के जो ऑप्शन बचा हमारा, ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन सही है ना। 1 बार प्रेशर दिया है, 1 मोलर सांद्रता दिया है, 1 मोलर सांद्रता दिया है, टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं हम लोग, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे अगर बढ़े तो अगले सवाल पे आते हैं। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, सवाल पढ़िए क्या है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तन होता है। एक समीकरण दिया है, ई ईएमएफ दिया है मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम, मतलब ये अपचयन विभव दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और ये इसका मानक अपचयन विभव दिया है -0.059/2। नर्स समीकरण लिखा हुआ है, ठीक। ग्राफ किसकी किसके बीच में देख लेना है। तो अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ लेना है मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम, मतलब ये लेना है। y एक्सिस पे इसको रखा गया है और x एक्सिस पे मैग्नीशियम +2 आयन को रखा गया है। लॉग मैग्नीशियम, लॉग तो यहाँ पर log 1 मैग्नीशियम है और हमको ग्राफ लेना है log मैग्नीशियम। तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाइएगा, तो आप ध्यान देना, यहां से हो जाएगा log, और ये मैग्नीशियम अगर ऊपर जाएगा तो मैग्नीशियम +2 का पावर -1 बनेगा, और ये -1 जब आगे जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, है कि नहीं। ये वाला जो माइनस है इसको प्लस कर देगा वो। तो यहाँ पर फाइनल समीकरण हमारा हो जाएगा E बराबर E0, और यहाँ पर +0.059/2 log mg +2। ये हमारा है, ये हमारा y एक्सिस, y बराबर mx, m ये x एक्सिस, ये वाला m दिखाएगा स्लोप m + c, मतलब y बराबर mx + c से ग्राफ जा रहा है, ये तो c दिखाएगा y इंटरसेप्ट। मतलब ये कंफर्म हो गया कि y बराबर mx + c जो होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्लोप है, स्लोप को अगर आप देखिएगा तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप प्लस में लिखा हुआ है, तो कभी भी ढलता हुआ स्लोप तो होगा नहीं। ये तो कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ढलता हुआ स्लोप नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ स्लोप प्लस में लिखा हुआ है, m का मान यहाँ प्लस में आया, देख लो। तो दोनों में देखो स्लोप धनात्मक है, लेकिन E0 क्या है? c होता है y इंटरसेप्ट, मतलब y कहीं से कटेगा, y कहीं से, मान लो तुम x एक्सिस को शून्य कर दो, तो क्या x एक्सिस शून्य करने के बाद भी y शून्य हो जाएगा? नहीं होगा शून्य, y का मान c आ जाएगा। x एक्सिस को शून्य भी कर दे, पूरे log mg को अगर हम शून्य भी बोल दे तो m गुना शून्य हो जाएगा, लेकिन c तो बचेगा ना जी, है कि नहीं। तो आप 0 वैल्यू रख भी दीजिएगा x का, तो भी y 0 नहीं आ रहा है। x 0 रखने पर y 0 हो जाता तो ग्राफ यहाँ से जाता है, x 0 रखने पर y भी 0 हो जा रहा है कि नहीं। हम यहाँ एक 0 रख रहे हैं तो y भी 0 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ हो तो नहीं रहा है ऐसा। मतलब c इंटरसेप्ट है, c मतलब c y इंटरसेप्ट है, और y है मतलब ये y एक्सिस को कहीं काटेगा, तो हमारा यही ऑप्शन मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहीं पर हमारा ग्राफ कटता हुआ जा रहा है, यहाँ से कट के आगे बढ़ेगा, है ना, यहाँ से कट के आगे बढ़ेगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, है ना, सेकंड ऑप्शन। आगे सवाल पे है, अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
ई सेल अभिक्रिया और डेल्टा जी विस्तीर्ण गुण है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है विस्तीर्ण गुण और एक होता है गहन गुण। एक होता है विस्तीर्ण गुण, एक होता है गहन गुण। देखो विस्तीर्ण गुण का मतलब होता है कि जो द्रव्यमान पर निर्भर करे, और गहन गुण या मात्रा विहीन गुण का मतलब होता है जो द्रव्यमान पर निर्भर ना करे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनॉट सेल जो होता है वो कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मतलब इनॉट सेल मात्रा विहीन गुण है। इनॉट सेल कौन सा है? मात्रा विहीन गुण है, जबकि डेल्टा जी जो है वो विस्तीर्ण गुण है। डेल्टा जी विस्तीर्ण गुण है, जबकि ई हमारा मात्रा विहीन गुण है। ये बात आपको याद रखनी है, ई कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। सी ऑप्शन इसका है। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को क्या कहते हैं? तो जब भी आप कोई सेल लाइएगा, जब भी आप कोई सेल लाइएगा तो सेल में जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक, और यहाँ पे आप सेल लगाए हुए हैं, तो जब तक सेल में करंट नहीं बहेगा हम इसको ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। मतलब बैटरी आप जो बाजार से खरीद के ला रहे हैं और जब तक आप उससे करंट नहीं बना रहे हैं, है ना, जब तक आप उससे करंट नहीं बना रहे हैं, जब तक आप उसको किसी प्रतिरोध से जोड़े नहीं हैं, तब तक वो ईएमएफ है। और जैसे ही उससे करंट बहना शुरू हो जाता है, जितना बैटरी पर लिखा रहता है ना ईएमएफ, जैसे मान लो ईएमएफ लिखा हुआ है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट के बराबर वो काम ही नहीं करेगा। हो सकता है वो 4.8 वोल्ट काम करे और हल्का कम ही काम करेगा। तो जितना पर वो काम कर रहा है उसको बोलते हैं विभव, उसको बोलते हैं विभवांतर या सेल विभव, है ना। ध्यान रखिएगा, सेल विभव का मतलब ये होता है कि जब हम उससे करंट ले रहे हैं तो वास्तव में हमको कितना करंट मिला, और बैटरी के ऊपर में जो लिखा हुआ है वोल्टेज उसको हम कहते हैं ईएमएफ। वास्तव में इतना आपको तो नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो ना तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल ईएमएफ कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे बात की जाए, आगे बात की जाए। अगर हम अगले सवाल पर फोकस करें तो क्या है अगला सवाल? सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब अक्रिय इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं उस अक्रिय इलेक्ट्रोड में कौन सा कथन सही नहीं है? अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब पहले तो अक्रिय इलेक्ट्रोड बनाते हैं प्लैटिनम को, ये बात ज्यादातर हम प्लैटिनम को अक्रिय इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और अक्रिय इलेक्ट्रोड जो है वो कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि उसके ऊपर तो अभिक्रिया होगी। जैसे मान लो अगर हम कोई अक्रिय इलेक्ट्रोड बनाए, यहाँ उसका एनोड बनाए और फिर उसका यहाँ कैथोड बना दिए। मान लो ये किसका है? मान लो ये प्लैटिनम का है और ये भी प्लैटिनम का है, एक को एनोड बनाए, एक को कैथोड बनाए, तो यह सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। बिल्कुल ये सही बात है, हमको तो गलत वाला छांटना है। या तो ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रियाओं के लिए सदा प्रदान करेगा, बिल्कुल। या एक पर होगा ऑक्सीकरण, एक पर होगा अपचयन, एक पर होगा उपचयन, एक पर होगा अपचयन, बिल्कुल ये सतह प्रदान करेगा। ये इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए सतह प्रदान करता है, बिल्कुल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर बह करके यहाँ आते हैं, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। तो ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन पर अपचयन भी हो जाएगा और उपचयन भी हो जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं, एक ही इलेक्ट्रोड पर अपचयन उपचयन दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला सवाल अगर हम लोग देखें, सवाल नंबर 6, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है। देखो, जब तक आप किसी बैटरी से ऊर्जा ले रहे हैं तब तक ई सेल को धनात्मक लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये किसका संकेत है? ये है वैद्युत रासायनिक सेल का संकेत, है ना। प्राइमरी सेल भी कहते हैं इसको, प्राथमिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल का संकेत है। लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज हो गया ई सेल हो गया 0। जैसे ही डिस्चार्ज हो गया ई सेल कितना हो जाता है? 0, मतलब खत्म हो गया बैटरी। अब तुम बैटरी को चार्ज में लगाओगे, तो जैसे ही बैटरी को चार्ज में लगाइएगा, अब हम बैटरी को ऊर्जा दे रहे हैं, तो ई सेल लेस देन ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल मतलब हम कोई बाहर से उसको ऊर्जा देंगे, तो अभी ई सेल जो है वो बाहर वाले से कम है, तो हम क्या लिखेंगे? ई सेल लेस देन ई एक्सटर्नल। ई सेल ई एक्सटर्नल से छोटा होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। क्या क्या? कि जब भी कोई वैद्युत रासायनिक सेल को चार्ज किया जाता है तो चार्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा? वैद्युत अपघट्य सेल बन जाएगा। ये वैद्युत अपघट्य सेल का कंडीशन है, ये वैद्युत अपघट्य सेल का कंडीशन है, अपघट्य सेल का कंडीशन है। और वैद्युत अपघट्य सेल में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बैटरी चार्ज होती है,
तो ई सेल जो होता है वो निगेटिव होता है, एक्सटर्नल से भी कम होता है, हम जितना एक्सटर्नल लगाए हैं उससे भी कम होता है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको ये बात। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। क्या है अगला सवाल, ध्यान देंगे, सवाल नंबर 7। विद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जो भी विलयन की चालकता होती है, ये बात आपको लिख लेना जाके नोट कॉपी में भी, कि विलयन की चालकता होती है वो बिल्कुल आयन पर निर्भर करती है। कितने बड़े बड़े आयन हैं अंदर, जितने बड़े आयन होंगे उतनी तेजी से दौड़ पाएंगे, और उनको उनकी मोबिलिटी तो निर्भर करेगी ना, आयन कितने बड़े हैं तो उनकी रफ्तार तो निर्भर करेगी ना आयन की साइज पर। दूसरा, चालकता विलयन की श्यानता मतलब विस्कोसिटी, गाढ़ापन पर भी निर्भर करेगा कि कितना गाढ़ा लिए हैं अंदर वाला। जितना ज्यादा गाढ़ा लोगे आयन को दौड़ने में दिक्कत होगा। चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती है। देखो अंदर जो आयन है वो कितना टूट रहे हैं, वो 100% टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं, इस बात पर तो निर्भर करेगा। ये बोला नहीं करती है, ठीक, गलत है, यही वाला गलत है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है ना, कि चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल करेगी निर्भर, कि कितना विलायक योजन हुआ है, कितना टूटे हैं वो, करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अच्छे सवाल है, आपको ध्यान रखने हैं सारे सवाल, है ना। अगर बोर्ड में आएगा सीधा सीधा उठ के आ जाएगा। नीचे दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रबलतम अपचायक, तो देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये देखो यहाँ पर दो चीजें दिया हुआ रहता है। यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम अपचायक उपचायक में आंसर किसको बनाएं। तो आपको मैं एनसीईआरटी क्या किया है ना, हर जगह ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम अपचायक के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, अपचायक के बारे में देखेंगे, तो आपको दाहिने साइड मतलब प्रोडक्ट जो बना वो देखना है, प्रोडक्ट। क्योंकि हम क्या लिखते हैं, अपचयन विभव लिखते हैं। अपचयन विभव में जब अपचयन होने के बाद जो बनेगा तो हम देखेंगे, अपचायक देखना है मतलब उत्पाद देखेंगे, उत्पाद को देखेंगे, ठीक। और अगर हम अपचयन देखते तो या उपचयन देखेंगे तो उपचयन में अभिकारक को देखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। उपचयन में अभिकारक को देखेंगे और अपचयन में उत्पाद को देखेंगे, ध्यान रखिएगा। हमसे अपचायक पूछा है कि कौन अच्छा अपचायक है। आपको ये बात पता होगा कि हाइड्रोजन का अपचयन विभव शून्य होता है, इसके ऊपर वाले का नेगेटिव होता है, उसके नीचे वालों का पॉजिटिव होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा अपचायक होगा। तो पहले ये देख लो कि क्या हर जगह अपचयन विभव ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्रोमियम +7 में है, +7 से +3 अपचयन हुआ है। यहाँ फ्लोरीन 0 से -1 अपचयन हुआ है। यहाँ Mn +7 में है, +7 से +2 अपचयन हुआ है। यहाँ क्रोमियम +3 से 0 अपचयन हुआ है। तो बिल्कुल हर जगह अपचयन विभव लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल हर जगह लिखा है। और अगर हर जगह रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा माइनस कहाँ है, तो सबसे ज्यादा माइनस यहाँ पे है। अब इसमें भी हमको आंसर देखने की बारी आएगी, तो किसको देखेंगे, हम अपचयन को देख रहे हैं तो उत्पाद को देखें कि अभिकारक को देखें। तो हमको उत्पाद देखना चाहिए। उत्पाद कौन है, क्रोमियम। तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, Cr। कौन हो जाएगा, Cr सबसे अच्छा अपचायक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे अगर हम बात करें, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या दिया है कि प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकारक देखिए। ऑक्सीकारक कर्मक को ज्ञात कीजिए। देखो ऑक्सीकारक मतलब हम क्या देखेंगे, हमको सबसे अच्छा ऑक्सीकारक देखना है। तो इसी सवाल में अगर हम सबसे अच्छे ऑक्सीकारक की बात करेंगे तो पहले तो समझो हमको उपचायक देखना है कि अपचायक देखना है। तो हमको उपचायक देखना है, ऑक्सीकारक देखना है। तो ऑक्सीकारक में पहले किसको देखेंगे ये समझिए। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये दिया हुआ क्या है, ये अपचयन विभव दिया है। हमेशा अपचयन विभव से ही देखते हैं। और अपचयन विभव में इधर वाला अपचायक, उधर वाला उपचायक। अपचायक उत्पाद के रूप में मिलेगा हमको, है ना। तो ऑक्सीकारक हमको कहाँ मिलेगा, अभिकारक के रूप में। हमको अभिकारक को यहाँ पर देखना होगा। और ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, जितना ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो, जितना ज्यादा धनात्मक हो उतना अच्छा। नीचे वाले जो हैं वो सबसे अच्छे उपचायक होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले, है ना। और हाइड्रोजन के ऊपर वाले अच्छे उपचायक होते हैं, अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, अपचायक। ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हमको ऑक्सीकारक देखना है, ऑक्सीकारक देखना है। हम अभिकारक को देखेंगे, किसको देखेंगे, अभिकारक को देखेंगे।
और अगर हम अभिकारक को देखेंगे तो सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा धनात्मक कौन है, तो सबसे ज्यादा धनात्मक आपको मिलेगा 1.51 और 1.51 में भी हम किसको देखेंगे, हमको अपचायक देखना है, प्रबलतम उपचायक देखना है। तो प्रबलतम उपचायक के लिए हम पकड़ लेंगे MnO4 माइनस को। किसको पकड़ लेंगे जी, MnO4 माइनस को। तो प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है, तो हमारा हो जाएगा MnO4 माइनस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, 9 का थर्ड होगा। 10वां सेम सवाल बोल रहा है कि प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए अपचायक का क्रम लिखें। किसका क्रम, अपचायक। फिर से वही बात, आते हैं 8वां सवाल में, हमको अपचायक का क्रम लिखना है, हमको अपचायक का क्रम लिखना है। अब बताइए अगर हमको अपचायक का क्रम लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपचायक का क्रम लिखने में हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है। ध्यान रखिएगा, अपचायक में सबसे ज्यादा नेगेटिव देखते हैं, उपचायक में सबसे ज्यादा पॉजिटिव देखते हैं। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव तो हमको ये दिख रहा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव हमको ये दिख रहा है बी। अब इसमें से किसको लिखेंगे, हम अपचायक को देख रहे हैं ना, अपचायक का क्रम देख रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारा है क्रोमियम, सबसे ज्यादा किसको लिखेंगे, क्रोमियम को लिखेंगे। क्रोमियम के बाद क्रोमियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्रोमियम से कम कौन है ना, क्रोमियम से कम कौन है, तो क्रोमियम से कम अगर हम देखें सबसे ज्यादा कौन होगा, क्रोमियम, और क्रोमियम सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, क्रोमियम से कम कौन है, तो 1.33 वाला, तो क्रोमियम प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3 ये वाला। उससे कम कौन है, ये Cl माइनस लिखेंगे, Cl माइनस लिखेंगे। उत्पाद वाला काहे लिख रहे हैं, क्योंकि हम अपचायक का क्रम लिख रहे हैं। अगर हम उपचायक का क्रम लिखेंगे तो फिर हम प्रोडक्ट वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ये वाला अभिकारक वाला। अभी हम उत्पाद वाला लिखेंगे, तो Cl माइनस। और इससे भी कम कौन दिख रहा है तुमको, तो सबसे अंतिम में कौन आता होगा, Mn+2, Mn+2। अब आ जाओ सवाल पर, अब आ जाओ सवाल पर क्या दिया है क्रम देख लो, सवाल ऑप्शन। हाँ, अपचायक का क्रम लिखें, अपचायक का क्रम लिखें। तो अपचायक का क्रम आप देखिए, प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि अपचायक के क्रम का सही विकल्प कौन सा है। तो क्रोमियम, क्रोमियम प्लस 3, Cl माइनस, Mn+2 सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए अपचयित अवस्था में सर्वाधिक अस्थायी आयन को ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगला सवाल जो हमसे पूछ रहा है वो बोल रहा है कि देखिए प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, है ना, उपयोग करते हुए अपचयित अवस्था में सर्वाधिक अस्थायी आयन कौन है। तो जितना ज्यादा अस्थायी आयन होगा उसका अपचयन विभव उतना ज्यादा होगा। क्या बोले हम, जितना ज्यादा अस्थायी आयन होगा, अपचयित अवस्था में बोला है, अपचयित अवस्था में। तो अपचयित अवस्था वाला देखना है हमको, अपचयित अवस्था वाला मतलब उत्पाद वाला देखेंगे, है ना। तो जितना अच्छा आयन या जितना ज्यादा अपचयन विभव उतना अस्थायी, उतना अस्थायी। जितना ज्यादा अपचयन विभव होगा, तो जितना ज्यादा अपचयन विभव किसका है देख लो, अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा, है ना। तो अपचयन विभव जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा अपचयन विभव कौन दिख रहा है तुमको, Mn ये वाला दिख रहा है 1.51। तो सबसे अच्छा आयन किसको मानेंगे हम, अपचायक को देख रहे हैं ना, अपचायक को देख रहे हैं तो Mn+2 को मानोगे कि सबसे अच्छा, और सबसे अस्थायी आयन को लेंगे। सवाल में दिया है कि प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक अस्थायी ऑक्सीकृत स्पीशीज कौन है। देखो ऑक्सीकृत स्पीशीज का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग, है ना, ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, जो ऑक्सीडेशन चाहता है अपना। कौन चाहेगा अपना ऑक्सीडेशन जी, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले ही तो अपचायक होते हैं, अपचायक होते हैं। और यही अपचायक तो ऑक्सीडेशन चाहते हैं, तब ना दूसरों को ये अपचयित करते हैं। सबसे अच्छा अपचायक मतलब क्या, दूसरों को अपचयित करेगा। और इसके नीचे वाले तो उपचायक होते हैं अच्छे, इसके नीचे तो उपचायक होते हैं अच्छे। तो उपचायक क्या चाहेगा, अपना रिडक्शन चाहेगा, अपना रिडक्शन चाहेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर
कि कौन अच्छा, जिसका कितना माइनस में कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा माइनस में रहेगा। और ऑक्सीकृत वाले को देख रहे हैं तो किधर वाला देख लेना, अभिकारक वाला देख लेना, है कि नहीं। ऑक्सीकृत की बात कर रहा है ये। जब भी ऑक्सीकृत की बात करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल में आपको देख लेना है बाएं तरफ वाला, और अपचाय की बात करेगा तो दाएं तरफ वाला देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सवाल में ऑप्शन देखें, तो सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा हमारा, आप यहाँ मिला लीजिए। पहले सवाल 8 में आइए वापस, सवाल 8 में आप यहाँ मिला लीजिए कि किसका सबसे ज्यादा माइनस में दिया। तो माइनस में दिया देखो क्रोमियम +3 का और क्रोमियम का। तो हम किसको लिख लेंगे, हम अपचायक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किसका ऑक्सीकृत, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग चाहता है अपना, तो क्रोमियम +3 इज आंसर। क्रोमियम +3 इज आंसर। क्रोमियम +3 इज आंसर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, क्रोमियम +3, ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो लोग का ए ऑप्शन। Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा कितनी होगी। बच्चों आपको तुमको पता होगा कि अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम +3 ही तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम में जाकर के जमा होता है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो 13 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर हम अगले सवाल पे अगर हम बात करें, अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल कौन है हमारा, ध्यान से देखो। चालकता सेल का सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक होता क्या है तुमको पता होगा, सेल स्थिरांक होता है L/A। सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A। तो L/A सिर्फ और सिर्फ जब बैटरी बनती है ना तो उसी समय L/A फिक्स हो जाता है, तो किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। ये अब बोलेगा अपघट्य को परिवर्तन कर देंगे, विद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन कर देंगे, कुछ नहीं, है ना। ये कभी भी इस सेल के लिए स्थिर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते समय, देखो जब भी तुम किसी लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करोगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि PbSO4 जो है, PbSO4 चार्ज करते समय पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, Pb में टूट जाता है, साथ में PbO2 बनाता है और PbSO4 बाहर हो जाता है। कौन, PbSO4, ठीक है। तो PbSO4 टूटता है पानी के साथ, लेड बनाता है, मतलब PbSO4 Pb बनाता है, PbSO4 Pb में अपचयित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी एक द्वितीयक सेल है, इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बात करें अगर हम लोग, अगला सवाल सवाल नंबर 16, NH4OH किसके बराबर होगा। तुमको पता है कि NH4OH अगर हमको जोड़ना है, अगर हमको NH4OH जोड़ना है तो यहाँ से हमको 2 आयन मिलेंगे, एक मिलेगा NH4+ और एक मिलेगा OH-। तो हमको देखना है कि कहाँ-कहाँ इन ये दोनों जुड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दो। NH4+ और OH- को हमको जोड़ना होगा। तो यहाँ NH4+, यहाँ भी NH4+ ले लिया, नहीं गलत है। NH4+ यहाँ OH- जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। और Na और Cl एक्स्ट्रा आ रहा है, ये घटा दिए हैं, तो आ जाएगा NH4OH, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो NH4+ और OH- को यहाँ घटा दिया है, तो नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ तो NH4 को भी घटा दिया है, गलत हो जाएगा। तो मिला जुला के कौन सा ऑप्शन सही है, 16 का बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, सब साफ साफ, है ना। अगले सवाल पे अगर हम लोग बात करें, क्या अगला सवाल, सवाल नंबर 17, नमक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में कौन सा अर्धसेल अभिक्रिया एनोड पर होगी। आपको पता होना चाहिए कि जब भी नमक का अभिक्रिया होती है, नमक के अर्धसेल की अभिक्रिया की हम बात करें तो आपको यहाँ एनोड दिखेगा, फिर आपको यहाँ कैथोड दिखेगा। NaCl लिए हैं तो Na+ दिखेगा, Cl-, H+, OH-। एनोड पर होता है प्लस, Cl कैथोड पे होता है माइनस। तो ये तो कंफर्म हो गया जी कि दौड़ेगा तो कौन दौड़ेगा, एनोड की तरफ दौड़ेगा तो विनायन दौड़ेगा, तो विनायन मतलब OH- दौड़ेगा या Cl- दौड़ेगा, ये दोनों दौड़ सकते हैं। तो H+ थोड़े जाएगा, Na+ थोड़े जाएगा, तो पहला और चौथा तो गलत, पहला और तीसरा गलत है। तो OH- कब जाएगा, तो OH- तब जाएगा जब पानी हम ज्यादा लेंगे, पानी ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमेशा आप पानी के ही आयन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप पानी ज्यादा मात्रा में नहीं लीजिएगा तो Cl जाएगा, क्योंकि हम आपको क्रम में लिखवाए थे कि आयन में सबसे पहले I- जाता है, फिर Br- जाता है, फिर Cl- जाता है, उसके बाद OH- जाता है, आपको ध्यान होगा। उसके बाद OH- जाता है, उसके बाद आपका नहीं, यहाँ एसीटेट आयन होता है, CH3COO-। अब एसीटेट आयन के बाद जाता है OH-, ये क्रम आपको ध्यान होगा। तो Cl- चला जाता कब, जब हम सांद्र लेते तब, सांद्र लेंगे तो Cl- जाएगा। अब यहाँ बोला नहीं है कि हम पानी ज्यादा मिलाए हैं कि नहीं मिलाए हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों मार दो, दोनों यहाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।